ये हमने एक कोर्स बनाया आज से 2 साल पहले जिसका नाम था न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग। उस कोर्स को 80,000 लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, न्यूज़ीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पर, सिंगापुर में, वालिदैन बनने से पहले ही लोगों को तरबियत देनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन यूनिसेफ ये कहता है कि 60% वालिदैन बिल्कुल ये नहीं जानते कि शुरू के इन दिनों में बच्चे की परवरिश कैसे करनी। हम बच्चों को 2.5 साल में, 3 साल में स्कूल भेज देते हैं, ठीक है? लेकिन न्यूरोसाइंस ब्रेन डेवलपमेंट ये कहती है कि 82% पेरेंट्स समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग बर्नआउट का शिकार है। रात है, बच्चा सोया हुआ है और खिड़की के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। ऑनलाइन आज आपके लिए लाया है पॉडकास्ट का एक ऐसा दिलचस्प सिलसिला जिसमें हम एक महारत यानी स्किल पर बात करेंगे जिसके बारे में हमें कभी कहीं पढ़ाया नहीं जाता और कोई खास टाइम इस पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन इसकी ज़रूरत हर इंसान को है। मैं हूं जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं अदील इम्तियाज। तो अदील, आपकी राय में इंसान को कौन सी सबसे बड़ी महारत सीखनी चाहिए? ये एक ऐसी महारत है जिसके बारे में अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आप घर में मौजूद हैं और बाहर बेल बजती है। आप घर के बाहर निकलते हैं, सामने एक साहब खड़े हैं और वो कहते हैं, जी मैं आपके बच्चों को आज फिज़िक्स की ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ, फिज़िक्स पढ़ाने आया हूँ। तो आपका पहला सवाल क्या होगा? बिल्कुल, मैं उनसे पूछूंगी कि आपके इस सिलसिले में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल, आपका सवाल का जवाब यही होगा, आपका सवाल यही होगा कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास ऐसी क्या स्किल है, जिसकी बेसिस पर आप हमारे बच्चे को पढ़ाने आए हैं। चलें, हम एक उस्ताद से तो बच्चे को पढ़ाने के लिए स्किल का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रिलेटेड एक सवाल करता हूँ। फ़र्ज़ किया वो दरवाज़ा आपने खोला और बाहर एक खातून खड़ी और वो कहती हैं कि मैं एक बहुत शानदार ब्यूटिशियन, मैं आपका मेकअप बड़ा ज़बरदस्त कर सकती हूँ। तो क्या आप उनसे फ़ौरन अपना मेकअप करवा लेंगी? नहीं, बिल्कुल मैं उनसे पूछूंगी आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखी, कोई कोर्स किया, कितने साल इस टेक्निक पर सर्व किए। जी बिल्कुल, हम एक ब्यूटिशियन से भी ये पूछेंगे जिसके बारे में हम नहीं जानते कि आपने ये कोर्स कहाँ से किया, आपके पास क्या स्किल है और इस महारत को जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, इसे आपने कहाँ से सीखा? अब मैं आपको एक तीसरी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप जहाज़ पर जाना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट पर पहुँचे, आपने टिकट ली, शो किया, बोर्डिंग पास लिया और अब आप जहाज़ की तरफ जा रहे हैं और जहाज़ के सामने एक साहब खड़े हैं, जिनकी तस्वीर हम शायद आपको दिखाएँ। बड़ी-बड़ी मूँछें हैं, शलवार कमीज़ पहना हुआ है, शलवार कमीज़ इस्त्री नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं और वो आगे हाथ बढ़ाते हैं और वो ग्रीट करते हुए मुझे कहते हैं कि मैं इस जहाज़ का कैप्टन, मैंने इस जहाज़ को चलाना है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? 1 मिनट के लिए तो हम हैरान हो जाएंगे कि पायलट कहाँ गया। पायलट कहाँ गया? और आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे या कम से कम दिल में तो ये पूछेंगे कि क्या इनको जहाज़ चलाना भी आता है, उड़ाना भी आता है, इनके पास कोई तरबियत भी है? जब हम ये सवाल हर किसी से पूछते हैं कि आप जो स्किल हमें ऑफ़र कर रहे हैं, उसकी महारत, उसकी क्वालिफ़िकेशन आपने कहीं से ली है, तो हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है और वो अपनी आँखें खोलता है और उसको सामने माँ और बाप, नानी, नाना, दादी, दादा सारे नज़र आते हैं। तो बच्चे के दिल में एक मर्तबा तो ये ख्याल उभरता होगा कि मेरी ज़िंदगी के मेंटोर भी आप हैं, मेरे वालिदैन भी आप हैं, टीचर भी आप हैं। क्या आपके पास ऐसी स्किल है कि आप मुझे बेहतर तरीके से परवान चढ़ा सकें, आप तरबियत मेरी अच्छी कर सकें? क्या ये सवाल उस बच्चे के ज़हन में नहीं आएगा? इसीलिए हमने एक कोर्स बनाया आज से 2 साल पहले जिसका नाम था न्यूरोसाइंस ऑफ लर्निंग। उस कोर्स को 80,000 लोगों ने देखा और उस कोर्स पर बहुत ज़्यादा लोगों की तारीफ़ तो आई लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि बच्चों में तरबियत की वजह से, अच्छी तरबियत की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। हमने सोचा कि इस कोर्स को अब नए तरीके से बनाया जाए। हम चलिए अदील, इस बारे में मैं आपसे फिर ये बात करूंगी, आपकी बात में ही आप एक और सवाल छुपा है कि आप अगर इस मौजू पर बात करना चाहते हैं, एक कोर्स बनाया आपने, तो फिर हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे, क्या आपके पास इस टॉपिक पर बात करने की स्किल है?
हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जो ये कोर्स बना रहा है उसके पास क्या स्किल है, क्योंकि हम जब पेरेंट्स से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके पास क्या स्किल है अपने बच्चे की तरबियत करने के लिए, तो मुझे बताना चाहिए कि मेरे पास क्या स्किल है। मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले बेल्जियम से एक कोर्स किया, जो कि पेरेंटिंग पर था, और वो न्यूरोसाइंस ऑफ पेरेंटिंग पर पूरा का पूरा कोर्स था। और मैंने उनसे इजाज़त ली कि मैं वो कोर्स उर्दू में लाना चाहता हूँ, और मैंने उनकी इजाज़त से उसे फिर डेवलप किया उर्दू ज़ुबान में, जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है, न्यूरोसाइंस ऑफ पेरेंटिंग। और हमने उसका पहला वर्जन लॉन्च किया। उसके साथ-साथ फिर उसके बाद मैंने एक और सर्टिफ़िकेशन की, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफ़िकेशन है, और मैं पाकिस्तान में पहला आई4 न्यूरो लीडर प्रैक्टिशनर हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं दिमाग की साइंस को समझता हूँ, और मैं लोगों को ये बताता हूँ कि दिमाग किस तरीके से परवान चढ़ता है, क्या चीज़ें उसे डेवलप करती हैं, हमें अपने घरों में, अपने लर्निंग स्टाइल्स में, अपनी तरबियत में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके के काम करने चाहिए, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, कैसा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए कि हम दिमाग को बेहतर तरीके से परवान चढ़ा सकें। तो ये तो मेरा एक छोटा-सा इंट्रो था कि मैं क्या हक रखता हूँ कि मैं आपको पेरेंटिंग की स्किल की तरफ लेके जाऊँ। चलें, अब हम बात करते हैं वालिदैन की। ज़्यादातर वालिदैन ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छे वालिदैन हैं। उन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की और आगे भी वो उनकी बहुत अच्छी तरबियत करेंगे। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल, अगर हम अपने मुल्क को देखें, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ आपको यहाँ पर स्टैट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्यों इतनी बड़ी स्किल है जिसको हम अंडरमाइन करते हैं। हम लोगों को अमूमन उन स्किल्स की तरफ लेकर चलते हैं जो कि हमें मोनेटाइजेशन की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त आबादी है 25 करोड़। अगर आप 24 साल से कम उम्र बच्चों को देखें, चाहे वो टीनेज में हैं, चाहे वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो 14 करोड़ 40 लाख हैं। बिल्कुल। 14 करोड़ 40 लाख ये बच्चे जिनकी हमने तरबियत करनी है, क्योंकि हमारा ये कोर्स 24 साल तक है कि एक बच्चा, एक माँ प्रेगनेंसी से लेकर 24 साल तक बच्चे को कैसे उसकी तरबियत करेगी। 24 साल के बाद उसका ब्रेन डेवलप पूरा हो जाता है, और उसके बाद भी चेंजेस आ सकती हैं। तो ये कोर्स है उन 10 करोड़ लोगों के लिए जो कि वालिदैन हैं, जो कि नाना-नानी हैं, जो कि दादा-दादी हैं। लेकिन है उनके लिए जो 14 करोड़ 40 लाख है, तो टोटल 25 करोड़ की आबादी के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। अब पेरेंटिंग जो है वो हम कहते हैं कि जी हम तो करते आए हैं, हमें पता है पेरेंटिंग कैसे की जाती है। यानी बगैर सीखे वालिदैन बनना ऐसे ही है जैसे बगैर नक्शे के सफ़र करना। आप पहुँच तो जाएँगे, लेकिन ये मालूम नहीं कि कहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम ये समझते हैं कि हमें क्योंकि पुराने तरीके आते हैं, हम बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, और वो डेटा आपको बताएगा कि हमें पेरेंटिंग के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं है। क्योंकि वालिदैन बनना वह काम है जिसकी तरबियत हम देते नहीं हैं, ना ही लेते हैं। बाकी दुनिया जहान के हर चीज़ की, हर क्वालिफ़िकेशन की कोई ना कोई तरबियत होती है। लेकिन जब हम वालिदैनियत की बात करते हैं, तो हम समझते हैं बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। अब मैं आपको डाटा देता हूँ। ये डाटा आ रहा है यूनिसेफ से, और यूनिसेफ ये कहती है कि 3 सालों में, ये तो हमें पता है कि बच्चे का तकरीबन 60% दिमाग बन जाता है। पहले 5 सालों में बच्चे का 90% दिमाग बन जाता है, और पहले 5 सालों में आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे कि वो घर में होना चाहिए। बच्चा घर में होना चाहिए और उसे घर से तालीम हासिल करनी चाहिए और उसकी परवरिश होनी चाहिए। लेकिन यूनिसेफ ये कहता है कि 60% वालिदैन बिल्कुल ये नहीं जानते कि शुरू के इन दिनों में बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, उनसे बात कैसे करनी है, उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है, उनकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको कैसे मेंटेन करना है। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने ये रिपोर्ट निकाली, और इसका मैं रेफरेंस इसलिए आपको दे भी रहा हूँ ताकि आप इन रेफरेंसेस को खुद भी देखें। फिर मैं एक और रिपोर्ट की तरफ जाता हूँ। ये रिपोर्ट है 0 to 3 अर्ली कनेक्शन लास्ट अ लाइफ टाइम। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है 0 to 3, और उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, और मज़े की बात ये है कि उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज़ में सर्वे किया। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब उन्होंने 100% लोगों से पूछा अपने सैंपल में कि क्या आप अच्छे वालिदैन हैं? क्योंकि अब आप उससे गुज़र चुके हैं, तो क्या आपके ख़्याल में अगर दोबारा आपको मौका मिले कि आप बच्चों की तरबियत कर सकें, तो आप ऐसे ही करेंगे? 65% लोगों ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अच्छे वालिदैन नहीं हैं। हम इससे बेहतर तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी 65% लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छे वालिदैन नहीं हैं, उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमारे मुल्क में तो शायद ये जो परसेंटेज है ये 85% पर होगी।
और फिर इस तरह हम चलते हैं एक और रिसर्च पेपर की तरफ। वर्ल्ड बैंक का ये रिसर्च पेपर है और इसमें बताया गया है, बहुत अहम रिसर्च पेपर है, कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके पास कितनी दौलत है और आपने एजुकेशन कहाँ से ली। इन तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है बच्चे के मुस्तकबिल का कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या इस्तेमाल किया आपने। अब पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं। हमें अगर पता ही नहीं है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या हैं और हमने बच्चों को किस तरीके से अच्छे पेरेंटिंग स्टाइल के ज़रिए हमने उनकी तरबियत करनी है, तो हम चाहे उनको पढ़ाते रहें, चाहे हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हों, लेकिन वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कहती है कि पेरेंटिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस बच्चों पर इतना ज़्यादा होता है। अगर हम उसी तरीके से तरबियत करते रहेंगे जैसे हम करते रहे हैं, तो बच्चे उसी तरीके से बनते रहेंगे जैसे पहले बनते रहे। यानी मैंने एक कोट लिखा हुआ है कि कल की तरबियत कल के बच्चों के लिए थी और आज के बच्चों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। आज के बच्चों की तरबियत आज के तरीकों से होनी चाहिए, जिसमें जितनी इन्वायरमेंट आ रही है, चेंज हो रही है, हमें उनको भी देखना पड़ेगा। तो अदील, इस मौके पर मेरा आपसे ये सवाल होगा कि बल्कि सब वालिदैन का आपसे ये सवाल होगा कि हम इस महारत की तरबियत कैसे ले सकते हैं? क्या ऐसे ममालिक हैं जहाँ इस महारत की तरबियत दी जाती है? वालिदैन होना एक फितरी जज्बा है, मगर अच्छी परवरिश एक शऊरी मश्क है और इस मश्क को हमें बार बार करना चाहिए। जब हम ये बात कर रहे हैं कि जी वालिदैन होना और तरबियत करना ये एक स्किल है, तो इस स्किल पर जब बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं जब ये रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, न्यूज़ीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पर, सिंगापुर में वालिदैन बनने से पहले ही लोगों को तरबियत देनी शुरू कर दी जाती है कि आपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ रेफरेंसेस ज़रूरी हैं ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि हम न्यूरो साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक जो जितने भी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें आपको रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए हमारी ये ट्रेनिंग डिफरेंट होगी बाकी ट्रेनिंग से, क्योंकि हम आपको हर चीज़ का रेफरेंस देंगे, आप जाके ढूंढ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि नॉर्ज ICDP नॉर्वे में एक पूरा प्रोग्राम है जो कि पेरेंटिंग के लिए है। इसे इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है और इसमें बच्चों की तरबियत के लिए पेरेंट्स को बाकायदा बुलाया जाता है, क्लासेस ली जाती हैं। फिर इसी तरीके से डेनमार्क में फैमिली हाउस, म्यूनिसिपल फैमिली हाउस, ये एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है। फिनलैंड में नेवोला, एवरी फैमिली मैटर्स, जो कि हमें यहाँ पर बड़ा आम नज़र आता है, तो वहाँ पर इस पर भी काम किया जाता है। यूके में PPP है, पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम है। न्यूजीलैंड में स्किप है, स्ट्रेटजीज विद किड्स इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंटिंग। इसी तरीके से मुख्तलिफ जगह पर पेरेंटिंग को सोशल वैल्यूज़ में डाला जाता है, उन्हें स्कूल्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, उन्हें हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग्स में लिया जाता है। तो पेरेंट्स को बार बार बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि मॉडर्न पेरेंटिंग जो टेक्निक्स हैं वो किस किस्म की है और आपने बच्चों के साथ किस तरीके से काम करना है। मैं एक राइटर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। इनका नाम है डैनियल जे सीगल। अच्छा, डैनियल जे सीगल एक क्लिनिकल प्रोफेसर हैं, सेक्रेटरी के यूक्ला स्कूल ऑफ मेडिसिन में। इनकी किताब है और वो है द होल ब्रेन चाइल्ड। इस किताब का मुझे उर्दू तर्जुमा भी मिला पाकिस्तान में, जिसका नाम है बच्चा। आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये अपनी किताब में लिखते हैं कि हम 5 साल की जो नौकरी है वो हासिल करने के लिए तो शदीद मेहनत भी करते हैं और उसके लिए बहुत से सर्टिफिकेट या डिग्रियां करते हैं। लेकिन हम वालिदैन जो होना, जो कि नस्लों पर मुहित है, जिसका इफेक्ट नस्लों पर जा रहा है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेते। हम समझते हैं कि हमें पता है, हमने जिस तरह किया है वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन आज से 15 साल पहले तो स्क्रीन्स नहीं होती थी। आज से 10 साल पहले तो बच्चों के सोने के पैटर्न डिफरेंट थे। आज जो जनरेशन है वो पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो आपके सामने इस तरह बात करती है। हम तो हमेशा डरते रहते थे वालिदैन से। तो जब एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो हमारे जो परवरिश के तरीके हैं वो भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग की डेवलपमेंट भी चेंज हो रही है। सही। अच्छा, तो हर स्किल जो इस दुनिया में इंसान सीखता है उसका एक खास स्कोप होता है। तो आपके ख्याल में पेरेंटिंग स्किल का क्या स्कोप है? पेरेंटिंग स्किल का स्कोप दोनों तरफ है, दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। ये लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2024 के एक सर्वे में लुमिनस ने ये सर्वे किया और उसमें पेरेंट्स ने बताया कि 82% पेरेंट्स समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग बर्नआउट का शिकार है। इसका मतलब ये है कि वो
इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पेरेंटिंग में कि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार है। ये एक पूरी की पूरी रिसर्च की गई है। लेकिन अगर हम पेरेंटिंग को एक और नज़र से देखें, पेरेंटिंग के बारे में हमारे दीन ने हमें क्या बताया, हमारे कुरान ने हमें क्या बताया, तो हमने कुछ रेफरेंसेस दिए और ये रेफरेंसेस हम स्ट्रिक्टली कुरान और हदीस से लेंगे और साथ साथ सिर्फ उनको कोट करेंगे। हम बहुत ज़्यादा उन पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उनका बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखते। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो आयत है, वो हमें ये बताती हैं कि पेरेंटिंग हमारा एक इम्तिहान है, परवरिश हमारा इम्तिहान है, जो कि दुनिया में माँ बाप ने करनी है, नाना नानी दादा दादी ने भी करनी है। और आखिरत के लिए दो चीज़ें बताई गई हैं। एक ये कि ये ब्लेसिंग के तौर पर भी आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ तंबीह भी की गई है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके असरात नेगेटिव भी आप पर हो सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से नहीं की मौके की मुनासबत से, तो इसके आउटकम्स बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं आखिरत में। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम बार-बार कहते रहते हैं जनरेशन ज़ी, जनरेशन ज़ी। तो मैंने एक डाटा निकाला जो कि यहाँ पर हमारे सामने है, जिसमें बताया गया कि जो तकरीबन 61 साल से ऊपर लोग हैं, वो बेबी बूमर्स हैं। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जनरेशन एक्स में आता हूँ, आप नहीं आती जनरेशन एक्स में। जनरेशन एक्स में जो 45 साल से ऊपर लोग हैं, वो जनरेशन एक्स में आते हैं। मैं 46 साल का हूँ तो मैं जनरेशन एक्स में हूँ। जो मिलेनियल्स हैं, वो जिस तरह आप हैं, वो हैं जो कि 29 साल से ऊपर हैं। और अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो टीन एज में आ रहे हैं, ये आ रही है जनरेशन सी। जी। ये है 11 से 28 साल। और इससे भी जो छोटे बच्चे हैं, वो आ रहे हैं जनरेशन अल्फा में, जो कि तकरीबन 1 साल से 12-13 साल के बीच में है। और हमारे घर में दोनों हमारे वैरायटी। पास दोनों वैराइटीज़ मौजूद हैं और अब हमारे पास खैर ये वैराइटी मौजूद तो नहीं है, लेकिन ये है जनरेशन बीटा, जो कि इस साल 2025 में पैदा हुए हैं। अब ये जो जनरेशन ज़ी है, ये जब एक जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो लोग बॉसेस इनको हैंडल नहीं कर पाते। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं। इसी तरीके से पेरेंट्स जो हैं, जो कि अब मैं एक जनरेशन एक्स का सपोज़ पेरेंट हूँ और मैं 1979 में पैदा हुआ और मैंने जो दुनिया देखी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। अब मेरे बच्चे जो हैं वो जनरेशन ज़ी में हैं और मैं उनको बिल्कुल वैसे ही पेरेंटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि उस वक़्त होती थी। जब हम कॉपियों पे लिखते थे और आज वो नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ पर जा चुकी है, स्क्रीन हर वक़्त आपको सोने से रोक के रखती है। तो हम उस तरीके से पेरेंटिंग नहीं कर सकते। पेरेंटिंग आहिस्ता-आहिस्ता इवॉल्व कर रही है और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च है जो कि बड़े थिंक टैंक्स हमें दे रहे हैं कि अब वो पेरेंटिंग के स्टाइल नहीं रहे जो पहले होने चाहिए। और अगर आप उस तरीके से पेरेंटिंग करेंगे तो आपके बच्चे फ्यूचर में बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो आज के डिजिटल दौर के बच्चों को पत्थर के ज़माने की ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें उनको आज के ज़माने के बारे में बताना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अदील, ऐसा क्या हो गया इस दौर में कि हम न्यूरोसाइंस की मदद ले रहे हैं, हम न्यूरोसाइंस की गाइडेंस ले रहे हैं औलाद की परवरिश के लिए? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि पेरेंटिंग एक साइंस बन चुकी है। ये गेस वर्क नहीं रहा। पहले हम देखते थे, मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे और हम समझते थे कि अच्छा बच्चे इस तरीके से अच्छा पढ़ लेते हैं, इस तरीके से अच्छा खा लेते हैं। ये जो बच्चे को ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए, इसके लाड नहीं उठाने चाहिए। अब देखें ना कितने अरसे तक न्यूरोसाइंस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ कहती है। हम कहते हैं छोटी एज में बच्चों को स्कूल भेज दें, न्यूरोसाइंस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ कहती है। हम कहते हैं कि बच्चा जो उसके ऊपर से कोई गुजर गया तो उसका कद नहीं बढ़ेगा। न्यूरोसाइंस इसके बारे में मुख्तलिफ कहती है। तो बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं जो कि बड़े अरसे से चलती आ रही थी। फिर इंसान ने सोचा कि उसने जब तरक्की की और उसने मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स बनाए, उसने देखा कि हम अब दिमाग की जो स्कैन्स हैं वो कर सकते हैं। हम दिमाग का एमआरआई कर सकते हैं, हम फंक्शनल एमआरआई कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चरल एमआरआई कर सकते हैं। उसके अलावा हम कनेक्टम्स बना सकते हैं। कनेक्टम्स का मतलब ये है कि हम पूरे दिमाग के बिल्कुल न्यूरॉन्स लेवल तक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इस पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ जो कि 2010 में पहले ये यूके में भी शुरू हुआ, यूएस में भी शुरू हुआ। तो मैं ब्रेन इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ। द ब्रेन इनिशिएटिव इसका नाम है, जो कि 2013 में अमेरिका में लॉन्च किया गया।
द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट है जो यूरोप में लॉन्च किया गया 2013 में, इसका 2010 से काम चल रहा था। उसके अलावा द ओपन ब्रेन इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 2025 में है। और इसके साथ साथ अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, हमारे पास सिंगल सेल टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस आ गए, और उसके ऊपर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग आ गई। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा तेज़ी से टेक्नोलॉजी आ रही है जो दिमाग को बहुत तेज़ी से समझ रही है। वो देख रही है कि जब एक बच्चा एक काम करता है, एक बाप बच्चे को डांटता है, तो उसका दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट हो रहा है। क्या उसका दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट होना उसके लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में, या उसके लिए नहीं अच्छा। क्या आप बच्चे को सख्ती से जब कोई चीज़ मना करते हैं तो क्या वो लॉन्ग टर्म आपकी बात मानेगा, या सिर्फ वो उस वक्त तक मानेगा जब तक वो आपके सामने है। और जब आप बच्चे के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो क्या वो उस वक्त भी वो बात मानेगा जब वो आप उसके सामने नहीं है। तो न्यूरो साइंस ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम बच्चों को 2.5 साल में 3 साल में स्कूल भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूरो साइंस ब्रेन डेवलपमेंट ये कहती है कि 0 से पहले 3 साल जो बच्चे के हैं उसमें बच्चे के दिमाग की बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हो रही होती है। यानी ऐसे हैं जैसे कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह आप जाती हैं और आप एक खेत देखती हैं तो उसमें पौधे लगे हुए हैं, ठीक है? तो न्यूरॉन्स ऐसे हैं। फिर वो आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उससे बच्चे की लर्निंग शुरू हो जाती है, जो कि आगे लेक्चर्स में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अब ये वो टाइम है जब माँ और बाप उसके उस्ताद हैं। जो वो करेंगे, जिस तरीके से बिहेव करेंगे, बच्चा उस चीज़ को बड़ा देखता रहेगा। उसके बाद 3 से 5 साल अब उसे ज़ुबान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहले 3 सालों में। अब जितने उससे बोलेंगे, वो बहुत जल्दी पिक करेगा, सीखेगा, कोशिश करेगा और आपको बताएगा भी। फिर उसके बाद आती है मूवमेंट, सेंसोरियल, जो आपकी मूवमेंट्स हैं और सेंसेशंस हैं, वो कैसे अपने बच्चों की डेवलप करनी है, ठीक है ना? और साथ-साथ मोटर स्किल्स तो आगे, साथ-साथ इमोशंस आते हैं। अब जब हम बच्चे को 2.5 साल में स्कूल में भेज देते हैं और वहाँ पर जाके वो हिसाब, मैथ और फिर उर्दू और ये चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं, न्यूरो साइंस कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि 3 से 5 या 6 साल तक आपको बच्चे को इमोशंस पढ़ाना चाहिए कि वो अपने जज़्बात पर कैसे काम करें। वो स्ट्रेस में आएगा तो उसने किस तरीके से बिहेव करना है। उसको मूवमेंट कराएँ, वो जितनी ज़्यादा मूवमेंट करेगा उसका दिमाग के कनेक्शन उतने ज़्यादा, जितनी उल्टी मूवमेंट करेगा वो आगे भी हम देखेंगे। फिर इसके साथ-साथ उसकी लैंग्वेज पर ध्यान दें और फिर तकरीबन 6 से लेकर 7 साल के बीच में उसको स्कूल लेके जाएँ, जहाँ पर वो फिर बाकायदा फॉर्मल एजुकेशन ले। अगर आप सपोज़ उसको 3 साल से 5 साल के बीच में भी किसी स्कूल में दाखिल करा रहे हैं, तो वो स्कूल पढ़ाता ना हो, वो मैथमेटिक्स ना करा रहा हो, वो राइटिंग ना करा रहा हो, वो रीडिंग ना करा रहा हो, वो खिला रहा हो। तो जो प्ले है, जो खेलना है, वो एक बहुत सुपीरियर फॉर्म है लर्निंग की, और वो 3 से 5 साल बच्चों के पास होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आप बच्चों को लेके जाएँ। मैं अब आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी 2-3 एग्ज़ाम्पल्स मैंने इकट्ठी की हुई हैं। जब माँ बच्चे से बात करती है, तो हमारे पास रिसर्च है और वो रिसर्च कहती है कि जब माँ बच्चे के साथ खेलती है, उसको ज़्यादा टाइम देती है, तो उस वक़्त जो बच्चे का दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस मज़बूत होता है जो कि दिमाग के बीच में है। और हिप्पोकैम्पस क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उन बच्चों में डेवलप होता है जिसको माँ और बाप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, हिप्पोकैम्पस मेमोरीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मदद देता है, और उसके साथ-साथ उसके इमोशनल जो उसकी जो हैंडलिंग है अपनी, चीखें मारना, रोना, बात-बात पे ज़िद करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और अगर आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे इस एज में, तो फिर क्या होगा कि उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो छोटी एज में माँ का उसके गिर्द होना और बाप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब माँ-बाप का जो इम्पैक्ट है वो भी डिफरेंट है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं, वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं कि या तो माँ है या बाप है। लेकिन न्यूरो साइंस अब कह रही है कि नहीं, अब एक कपल को ही बच्चे की परवरिश करना चाहिए। ये न्यूरो साइंस कह रही है कि अगर आप बाप हैं, माँ हैं और रात को बच्चा रो रहा है, तो माँ फ़ौरन उठेगी और उठ के उसको देखेगी, बाप सोया रहेगा। लेकिन अगर रात है, बच्चा सोया हुआ है और खिड़की के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्टडीज़ ये कहती है कि बाप ज़्यादा उठेंगे जल्दी से। अच्छा। और वो जाके और देखेंगे कि ये बच्चे को एक्सटर्नल थ्रेट है। तो इसी तरीके से जब माँ बच्चे को टाइम देती है,
उसके इमोशंस के साथ खेलती है, उसके साथ खेलती है, मुख्तलिफ किस्म का लाड करती है, अपने साथ लगाती है, स्किन टू स्किन उसके साथ, तो उसके दिमाग में एक हार्मोन पैदा होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ना वो लव हार्मोन है, ठीक है? उससे वो दिमाग की बहुत ज़्यादा हिफाजत भी करता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है डेवलपमेंट के लिए। अब मज़े की बात यह है कि जब बाप बच्चे के साथ खेलता है तो ऑक्सीटोसिन जो है उससे का नहीं पैदा होता जहाँ पर माँ के खेलने से पैदा होता है, क्योंकि बाप का स्टाइल डिफरेंट है। बाप बच्चे को ऊपर उठाएगा, इधर घुमाएगा, चक्कर देगा, क्योंकि वो ज़्यादा मस्कुलर है। तो अब बच्चे के दिमाग के एक और हिस्से में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। इसलिए माँ और बाप इन दोनों का बच्चे के साथ होना, उसकी तरबियत करना उसके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको, ये लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको एक किताब की तरफ लेके जाता हूँ। ये किताब एरिका कॉमिसर ने लिखी है और बीइंग देयर इसका नाम है। और इसमें इन्होंने ये एग्जांपल्स दिए हैं जो मैंने आपको दी, कि माँ जब बच्चे के साथ काम करती है तो वो डिप्रेशन और इमोशनल उसकी वेलबींग ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन जब बाप बच्चे के साथ ज़्यादा खेलता है तो उसका गुस्सा, एग्रेशन उस पर बड़ा काम होता है। एक और रिसर्च भी ये कहती है कि जब बाप बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, उसकी पढ़ाई में वो बड़ा अच्छा है। तो स्कूलों में बच्चों को बुलाना चाहिए और बच्चों के साथ वालिदैन को बुलाना चाहिए, लेकिन बाप को ज़रूर बुलाना चाहिए। मैं खुद अपने बच्चों के स्कूल में कम जाता हूँ, लेकिन जब मैंने ये सुना कि ग्रेड्स का ताल्लुक बच्चे के साथ बाप के खेलने से, तो मुझे ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी डिफरेंट लगी। तो व्यूअर्स, आज हमारी नई नहीं, मैं यहाँ पर एक कुछ और भी चीज़ें कहूँगा, मैं आपको रोकूंगा इस पर। जरूर 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 और वो ये कि जो हमारे पास मुस्तकबिल में आने वाला दौर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वहाँ पर इमोशनल रेगुलेशंस जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत वैल्यू बन जाती है। ओके। मशीन्स जो है वो कॉग्निशन ले लेंगी, इस पर मैं बड़ी मतलब बहस कर चुका हूँ कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये बहुत जल्दी हमसे जाने वाला है, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी इंटेलिजेंस रखने वाली मशीनें और सॉफ्टवेयर ये चीज़ें ले लेंगी। लेकिन जो चीज़ें अभी वो नहीं ले सकेंगी वो होगी ट्रस्ट, एथिक्स, रेजिलियंस, इमोशंस। ये वो चीज़ें हैं जो वो हमसे नहीं ले सकेंगे। तो अगर फ्यूचर में आप लीडरशिप की तरफ जाएंगे तो उन लोगों को जो दूसरों का दिल से दुख समझते हैं, जो एम्पैथेटिक हैं, जो कंपैशनेट हैं, जो लोगों के साथ मिलते हैं, टीम बॉन्डिंग करते हैं, रेजिलिएंट हैं, जल्दी हार नहीं मानते, उन लोगों को लीडरशिप के रोल्स में देखा जाएगा। अगर एक माँ और बाप बच्चे की तरबियत ऐसे नहीं कर रहे हैं, अगर बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन ही नहीं है, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ सकेगा? मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसके अंदर ना बहुत स्विचेस होते हैं, जैसे ऑन ऑफ का स्विच होता है ना, जिसे हम लाइट से जलाते हैं। इस तरीके के बहुत स्विचेस होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। आपने तो माशाल्लाह जेनेटिक इंजीनियरिंग की है तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। उन जीन्स को उन जीन्स में अच्छी जीन्स भी होती हैं, उनमें बीमारियों वाली जीन्स भी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जीन्स होती हैं। उन जीन्स को ऑन करती है आपकी एनवायरनमेंट। तो अगर माँ और बाप बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो बच्चे की जो जीन्स है, ये साइंटिफिक स्टडी है, वो अच्छी जीन्स ऑन होना शुरू हो जाती हैं, जो बताती हैं कि बच्चा ज़्यादा लविंग होगा, वो बड़ा होकर ज़्यादा केयरिंग होगा, वो अब खुद जब डिप्रेस होगा तो उस पर काबू पा लेगा, वो इम्पल्सिव नहीं होगा, एकदम गुस्से में आ गया और उसने ये चीज़ें कर दी। तो उन चीज़ों का ताल्लुक जो है वो उसके छोटे होने के साथ है कि उस वक़्त उसको किस तरीके से उसको उसकी केयर की गई। तो घर जो है, जैसे कहते थे ना कि पहला स्कूल है। बुनियाद। अब न्यूरोसाइंस यही कह रही है कि वो जो 3 साल हैं शुरू के, जिसमें उसका 60-70% 80% भी कहीं लिखा है, उसका दिमाग बनता है। अगर उसमें हमने उसकी सही तरीके से तरबियत नहीं की, तो वो बच्चा पूरी उम्र उन चीज़ों को स्ट्रगल उन चीज़ों में करता रहेगा जो हम उसको नहीं दे सकें। तो माँ-बाप का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। इस कोर्स का रोल भी उसी लिए बहुत ज़्यादा अहम बन जाता है, क्योंकि हम आपको बड़े सिंपल तरीकों से बताएँगे। हम आपको साइंस भी पढ़ाएँगे, बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाएँगे। लेकिन आपको अपने बच्चे के दिमाग की साइंस पता होनी चाहिए। और फिर हम आपको बताएँगे कि प्रेगनेंसी से लेकर 24 साल तक हर स्टेज पे बच्चा, उसमें क्या चीज़ें चेंज होती हैं और हमने उनको किस तरीके से हैंडल करना है। वो तरीके ख़त्म हो गए जो पहले आप सुनते थे और पहले हमें बताए जाते थे। ये जो नई जनरेशन है उन तरीकों से आगे नहीं चलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मुस्तकबिल के लिए तैयार हों, वो पढ़ाई में भी अच्छे हों, वो अपने सॉफ्ट स्किल्स में भी अच्छे हों, जिस पर आजकल बहुत ऑर्गेनाइज़ेशन का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, चर्चा वो करती हैं। तो हमें अपने बच्चों को जो पहले 3 से 5 साल हैं उसमें उनकी निगहदाश्त
बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से करनी होगी। और इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे कोर्सेज़ ला रहे हैं फ्री। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, इसके पीछे बहुत हमारी टीम है जो कि इसको देख रही है, इस पर रिसर्च भी कर रही है, और उसके साथ-साथ हमारे एडिटर्स हैं जो कि इसको एडिट कर रहे हैं और फिर हम इसको पोस्ट करते हैं। हमने ये कोर्स इसलिए फ्री रखे हैं ताकि हमारे मुल्क के हर बंदे के पास ये कोर्स हो। ये मैंने आपको बताया 25 करोड़ लोगों को ये कोर्स हिट करता है। 14 करोड़ 40 लाख वो हैं जिनकी परवरिश होनी, और 10 करोड़ वो हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से परवरिश करनी है, चाहे वो माँ-बाप है, चाहे वो नाना-नानी है, दादा-दादी हैं, चाचू हैं, मामू हैं। इसलिए ये कोर्स हर किसी को हिट करता है। इस कोर्स को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इस कोर्स को यूट्यूब पर अपने चैनल तख्ती ऑनलाइन पर पहले पेज पे रखेंगे ताकि आप लोग इसे देख सकें। पुराना कोर्स हम ख़त्म कर देंगे। न्यूरो साइंस ऑफ पेरेंटिंग 2.0 इसका हम नाम रखेंगे, और इसकी वीडियोस आपको शुरू में ही हमारे यूट्यूब चैनल पर नज़र आ जाएंगे, आप उसको देख सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ऊपर पैट्रियन का भी हमारा लिंक है, हमें हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस कोर्स को फ्री रख सकें। अभी आप देखें हमारा बच्चा भी बोल रहा है, इसको हम फ्री रख सकें और इस कोर्स को, इस जैसे कोर्सेज हम और बना सकें। हमें इस पर पैसे ना लगाने पड़े, हमें इसको परचेज़ पे ना रखना पड़े, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक गाँव में जो बच्चा है, उसके माँ-बाप भी इस कोर्स को देखें और वो कुछ ना कुछ तरबियत सीखें। एक बहुत बड़े शहर में जो बच्चा है, उसकी भी तरबियत हो। इसीलिए हमने इस पर बहुत रिसर्च की, और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मैंने अभी तक दुनिया में इस लेवल का कोर्स नहीं देखा। पिछले लेवल का कोर्स जो मैंने बेल्जियम से बनाया था, वो था, लेकिन इस लेवल का कोर्स अभी तक मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और हमने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की गुफ्तगू यहाँ इख्तिताम पसीर होती है और इंशाल्लाह हम अगली कई एपिसोड्स में देखेंगे बच्चों की तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल, और उनके बारे में हम अदील साहब से उनकी राय जानेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।